नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनने में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज को आपको जो यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम हुए थे उसका प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा सन 2018 का जो है परीक्षा कब हुआ था? 27/1/2019 को हुआ था। द्वितीय पाली की एक प्रैक्टिस सेट है जिसको मैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उसको क्वेश्चन को आप देखिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। आप इस बेसिस से देख सकते हैं कि किस टाइप में क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो दोस्तों, मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और आपको गेस हो जाएगा किस टाइप में आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में यूपी पुलिस में किस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो प्रैक्टिस सेट है उसको मैं आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ। हिंदी का है ये प्रैक्टिस सेट। देखिए, 2017 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? जो साहित्यिक अकादमी साहित्य पुरस्कार है वो किस लेखक को दिया गया? इसमें आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है राम दशरथ मिश्र, दूसरा रमेश कुंतल मैग, तीसरा है रमेश चंद्र शाह और तीसरा चौथा है मृदुल गर्ग। और इसमें सन 2017 का साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो इसका ऑप्शन है कौन सा? रमेश कुंतल मैग को। जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार सन 2017 में किसे दिया गया? रमेश कुंतल मैग को दिया गया था। इसका जो इनके साहित्यिक हैं कौन सा था? विश्व मिथक सरिता सागर है। जो इनका जो रचना था वो कौन सा था? विश्व मिथक सरिता सागर था। तथा हिंदी में जो हिंदी साहित्य में सन 2018 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? चित्रा सॉरी तो सन 2018 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? वो है चित्रा मुद्गल। जो चित्रा मुद्गल हैं उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार सन 2018 में दिया गया है। और उस उपन्यास का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए दिया गया था। कौन है? चित्रा मुद्गल। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, इसमें आपके जो एक पैसेज था वो पैसेज छूट गया है। तो 115 से लेकर 119 तक पैसेज था तो उसे पैसेज सॉरी नहीं ले पाया हूँ। तो फिर मैं 119 से आगे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि पैसेज तो आप एक पैसेज पढ़ेंगे उसके बारे में जो क्वेश्चन है आप पैसेज के अनुसार क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सॉरी, इस बार मैं अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपको पैसेज सॉल्व कराऊंगा। सॉरी, इसमें पैसेज नहीं आ पाया है। फिर देखते हैं आपका 120 क्वेश्चन नंबर 120, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट में जो पैराग्राफ था आपका छूट गया है तो उसको मैं अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो दूसरा प्रैक्टिस सेट आऊँगा उसमें आपको पैराग्राफ लेकर कराऊंगा। तो दोस्तों 120 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। क्या है? तरिन तरुजा तत् तमाल तरवर बौछाए। अब ये कौन सा अलंकार है? आप पढ़े होंगे जिसमें तवर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वो कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वो कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। तो आप कौन सा टिक मारेंगे? जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें। चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। पहला क्या है, क्वेश्चन देखिए, आज दिन भर वर्षा होती रही। अब ये कौन सा जो है वो कौन सा रेखांकित शब्द है वो आप बताइए। पहला ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय, तथा ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय, तथा ऑप्शन डी विस्मय बोधक अव्यय। अब इसको आप बताएंगे ये कौन सा अव्यय है। देखिए, जैसे आज दिन भर वर्षा होती रही, तो वर्षा क्या हो गया आपका, जो वर्षा हो गया वो क्या हो गया, वो क्रिया विशेषण हो गया। तो ये कौन सा होगा, दिन भर जो वर्षा होने की क्रिया है वो क्रिया विशेषण होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा आपका दोस्तों, ऑप्शन ये क्रिया विशेषण अव्यय होगा, क्योंकि वर्षा होने की जो क्रिया हो रही है तो क्रिया विशेषण होने की क्रिया को ये दर्शाता है दिन भर। कब हो रही थी, कितना मतलब जो वर्षा होने की क्रिया को दर्शाता है, क्रिया को दर्शाता है दिन भर। तो दिन भर जो रेखांकित है वो क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122। इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अब इसमें आप शुद्ध और अशुद्ध वाक्य छांटिए, आपके एग्जाम में इस टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, आप नानी के घर जाओ, ऑप्शन ये देखिए कौन सा है, आप नानी के घर जाइए, ऑप्शन बी आप नानी के घर जाओ, तो ऑप्शन सी आपने नानी के घर जाना है, तो ऑप्शन डी आप नानी के घर जाओ। तो आप इस ऑप्शन में आपका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा उसको आप चयन करिए। तो आपका कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन ये होगा। ऑप्शन ये क्या है, ऑप्शन ये है, सॉरी, ऑप्शन ये क्या है, आप नानी के घर जाइए। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 123। 123 में क्या है, एक छंद में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 होते हैं, और ऑप्शन 10, ऑप्शन डी 10। तो इसमें एक छंद में कितने चरण होते हैं, एक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों और जो मात्राओं की संख्या क्रमशः नियोजित होती है। जो जैसे आप छंद में पढ़ते होंगे उसमें मात्राएं जो होती हैं, वर्णों में मात्राएं होती हैं वो क्रमशः नियोजित होती हैं। जैसे एक छंद में 4 से अधिक चरण हो सकते हैं। जैसे एक छंद होते हैं उसमें 4 से अधिक चरण हो सकते हैं, किंतु जो समानता होती है 4 चरण होते हैं प्राय। जैसे आपको पढ़े होंगे, एक मतलब सम चरण होते हैं, एक विषम चरण होते हैं। जैसे सम चरण जो होते हैं वो दूसरा और चौथा होता है, तथा जो विषम चरण होते हैं वो पहला और तीसरा होता है। तो दोस्तों, एक क्षण में कितने चरण होते हैं तो आप बताएंगे, ऑप्शन ये 4 चरण होते हैं। एक क्षण में कितने चरण होते हैं, तो एक चरण में 4 चरण होते हैं, एक क्षण में 4 चरण होते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के सही अर्थ वाला विकल्प है। अब कौन सा है आपका, वो देखिए। जैसे गीदड़ भक्की, गीदड़ भक्की क्या होता है? ऑप्शन ए कोरी धमकी, दूसरा क्या है, दूसरा है विरोध करना, तीसरा ऑप्शन सी क्या है, धूर्त व्यक्त, और ऑप्शन डी क्या है, आरोप लगाना। तो आप जो गीदड़ भक्की क्या होता है, गीदड़ भक्की क्या होता है, तो आप विरोध करना होगा, नहीं होगा। जैसे किसी को धमकी दिए तो क्या हुआ, गीदड़ भक्की दिए, ये किसी को धमकी दिए तो क्या हुआ, विरोध करना हुआ, नहीं होगा। तो धूर्त व्यक्त होगा, नहीं होगा। आरोप लगाना, नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन ये होगा। ऑप्शन क्या है, कोरी धमकी होगा। तो जैसे गिदड़ भक्की आपको कह दिया, कहेंगे कि आपको मार देंगे, तो क्या होगा, गिदड़ भक्की हुआ। तो क्या होगा, कोरी धमकी हुआ। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 125। क्वेश्चन नंबर 125, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो आप रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ऑप्शन ए श्र, फिर क्री और मृ। तो रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ जो बहता है, दूसरे शब्दों में जो है भाव रूप में हृदय में जो बहता है उसे हम रस कहते हैं। जिससे जो अपने हृदय में रस क्या होता है, जिसमें जो तुम्हारे भावों के द्वारा जो निकलता है हृदय से, उसे रस कहते हैं। जिसे आप देखें करुण रस, शोक रस, फिर हास्य रस, तो रसों का प्रकार है। तो जो आपके हृदय से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। जो रस का संबंध किस धातु से है, तो ऑप्शन ये। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, क्रमवाच्य, हाथी ने केला खाया। ऑप्शन ए हाथी केला खाता है, ऑप्शन बी हाथी केला खा लिया, ऑप्शन सी हाथी द्वारा केला खाया गया, तो ऑप्शन डी हाथी केला खाया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जो इसमें क्रमवाच्य है। तो इस क्रमवाच्य में मतलब इस क्रमवाच्य में इसको परिवर्तन करना है। तो इसमें क्या है, हाथी ने केला खाया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी द्वारा केला खाया गया। क्रिया का वह रूप जिसमें वाक्य में क्रम की प्रधानता का बोध होता है उसे हम क्रमवाच्य होते हैं। जिसमें हमें क्रम की प्रधानता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमवाच्य बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, हाथी द्वारा केला खाया गया है, तुम्हें क्रमवाच्य में इसे परिवर्तित करना था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। इसमें क्या है, इसमें से किस, सॉरी आगे देखते हैं 127। इसमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? आपको विराम चिन्ह के बारे में मतलब वीडियो पढ़ाया हूँ, इसको देख लीजिए, क्योंकि चिन्ह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो या आधा रुकना या अर्ध चिन्ह बोलते हैं या अल्प विराम बोलते हैं। तो इसमें आपका कौन सा होगा, आधा रुकना, जिसे हम अर्धविराम भी कहते हैं। तो अर्धविराम कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो आपको
अर्धविराम कौन सा होगा, बताइए आप लोग। इसमें आपका अर्धविराम होगा ऑप्शन बी। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, दशानन ऑप्शन ए क्या है, 10 है आनंद जिसके। ऑप्शन बी 100 है आनंद जिसके। ऑप्शन सी 10 है आंगन जिसके। या ऑप्शन डी 10 है नन जिसके। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दशानन। दशानन में अब इसका ऑप्शन जैसे आप समास में आपके एग्जाम में समास भी आता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये 10 है आनंद जिसके, उसे हम क्या बोलते हैं, दशानन, अर्थात रावण भी बोलते हैं। और ये दशानन किस समास का उदाहरण है, तो इसे हम बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। जैसे 10 आनंद हैं जिसके, उसे क्या बोलते हैं, दशानन। दशानन का अर्थात उसे हम रावण भी बोलते हैं। जैसे उदर है लंबा जिसका, अर्थात गणेश जी, तो ये कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तो समास को भी अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो। तो फिर आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प देंगे जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। अब जो किसी स्थिति में टाला ना जा सके, ऑप्शन कौन सा होगा, असंभव होगा, संभव होगा, अनिवार्य होगा या आजीवन होगा। जो टाला ना जा सके, अब इसका क्या है, एक शब्द बताइए जो टाला ना जा सके, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा जो टाला ना जा सके, वो क्या है, अनिवार्य है। जो टाला ना जा सके वो क्या है, अनिवार्य है। असंभव होगा ही नहीं, असंभव होगा ही नहीं, और संभव वो भी नहीं होगा। तो और आजीवन, ये पूरे जीवन के लिए, ये पूरे जीवन चलता रहे उसे आजीवन बोलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए जिसमें से एक शब्द दिए गए हैं अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ, उस शब्द को चुनिए। अब अरुण, अरुण का क्या होता है, जिसे आप प्रवाची शब्द पढ़े होंगे, तो इसमें आप ऑप्शन ये अरुण का क्या होगा, सूर्य होगा, आकाश होगा, या सोना होगा, या गोद होगा। तो अरुण का क्या होता है, अरुण का सूर्य होता है। आप प्रवाची भी तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में भी आते हैं। क्या आगे देखते हैं दोस्तों, 131 क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से प्रश्नों में 4 विकल्प हैं इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति को पहचानिए। अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। तो अधिकरण का क्या होता है,
कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में या पर होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन देखिए, पहले कौन सा है, अधिकरण कारक विभक्ति को आपको पहचानना, रे होगा या से के होगा या हे अरे होगा, फिर में पर होगा। तो आप ऑप्शन देखकर ही निगलेक्ट कर लेंगे कि ना रे होगा, ना सा के होगा, ना हे और अरे होगा। ये दोनों, ये और भी वाला वैसे डायरेक्ट निगलेक्ट हो जाएंगे। फिर जैसे आप कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पे पर, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिकरण का पूछा गया है तो आप ऑप्शन डी मारेंगे। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 132। 132 में क्या है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आप पुरुषवाचक पढ़े होंगे, कौन कौन से पुरुषवाचक हैं ये आपको पता ही होगा, तो बताइए। ऑप्शन ए अन्य पुरुष, ऑप्शन बी मध्य पुरुष, फिर ऑप्शन सी अति उत्तम पुरुष और ऑप्शन डी उत्तम पुरुष। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा नहीं होगा। ये क्वेश्चन के भाव को देखिए, जिससे कहीं कहीं नहीं पूछता है, ये वर्ड का बहुत मीनिंग होता है। जिसे पूछना है नहीं, जहाँ सब लग गया उसको टिक कर लीजिए कि इसमें क्या पूछा है। तो इसमें पूछा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अनुपुरुष है, मध्य पुरुष है, और फिर कौन सा है इसमें, उत्तम पुरुष है कि अति पुरुष है, इसमें उत्तम पुरुष है। तो आपका ऑप्शन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अति उत्तम पुरुष, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 123। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। तो जो अभी अभी समाप्त हुई हो उसे क्या बोलते हैं, सामान्य भूतकाल बोलते हैं, या ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल बोलते हैं, या अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं, या पूर्ण भूतकाल बोलते हैं। तो आसन्न भूतकाल क्या होता है, जो अभी भी समाप्त हुई हो, ये जो चल रहा हो, ये वह जा रही थी, तो ये अपूर्ण भूतकाल होगा। अपूर्ण जो वो जा चुकी है तो पूर्ण भूतकाल हो गया। और सामान्य आसन्न भूतकाल जो अभी अभी समाप्त हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं, मैंने आम खाया है, तो ये क्या है, मैंने आम अभी अभी खाया है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल जो अभी अभी समाप्त हुआ है उसे हम आसन्न भूतकाल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अब उसको हम देखते हैं, अनु को देखकर निबंध लिखा, दंत क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, या नाम धातु क्रिया, या संयुक्त क्रिया। अब अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो इसने अनु ने क्या किया, अनु ने पहले क्या किया, दंत क्रिया नहीं होगा, नाम धातु क्रिया वो भी निगलेक्ट हो जाएगा, संयुक्त क्रिया वो भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो गया, पूर्णकालिक क्रिया, ये एक काम को करके फिर दूसरा काम कर रही है। जैसे हमने देखकर, पहले देखा फिर उसके बाद निबंध लिख रही है, तो देखकर निबंध लिखना ये क्या हो जाएगा, पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगा।
आपके एग्जाम में यहाँ से इस तरह क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखकर ये लगाओ तो कौन सा हो जाएगा, पूर्णकालिक क्रिया। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जैसे आपके एग्जाम में काल से भी आते हैं कि भूतकाल वर्तमान काल, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, उसको पढ़ाऊंगा। और भी पूर्णकालिक क्रिया, ये सब भी पढ़ाऊंगा आपको। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों की भी तैयारी अच्छे से करवाइए, जिससे आपकी भी तैयारी हो और यूपी पुलिस की भर्ती में अपना जॉब पक्का करिए। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप में क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस से भी पर भी ध्यान दीजिए, जिससे ये पता चले कि किस टाइप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो निम्नलिखित में से देखते हैं कि दोस्तों निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। प्रबंधनकर्ता, प्रबंधनकर्ता का क्या हो जाएगा ऑप्शन, प्रबंधकार्ती, दूसरा प्रबंधन की, फिर ऑप्शन प्रबंधक कात्री, दूसरा प्रबंधन कार्ती। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, प्रबंधनकर्ता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, प्रबंधक कर्त्री, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रबंध कात्री, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रबंधनकर्ता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, प्रबंधन कर्त्री। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा तो 136, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन के रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो जिससे इसमें कौन सा दिएगा, नेता, नेता का बहुवचन क्या होगा, नेते होंगे या नेतो होंगे या नेताओं होंगे या नेता होगा। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान होता है। जैसे पिता का बहुवचन क्या हो जाएगा, पिता हो जाएंगे, चाचा का बहुवचन चाचा हो जाएंगे, दादा का बहुवचन दादा हो जाएंगे। तो उसी तरह नेता का बहुवचन क्या हो जाएगा, नेता ही होगा, इसको ध्यान रखिए। नेता का बहुवचन क्या हो जाएगा, नेता ही होगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। अब ऋतु का बहुवचन क्या हो जाएगा, ऋतु का बहुवचन ऑप्शन ए ऋतुएं या ऋतुओं या ऋतुएं या ऋतुएं हो, ऋतुओं हो जाएगा या ऋतुओं है जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऋतु का बहुवचन तो ऋतुएं हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। जब स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो क्या बनता है, संयुक्त अक्षर, द्वैत, तालव्य या स्वर तंत्रीय। जिसमें जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो क्या बनता है, ऑप्शन ये संयुक्त अक्षर। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे का है, वो ये इसमें हल लगा दिए तो ये मतलब का हो जाएगा, ये स्वर रहित का हो जाएगा। और इसमें जब इसको जोड़ेंगे व्यंजन से तो इसके बराबर क्या बनेगा,
छ बनेगा। तो जब स्वर रहित व्यंजन से मिलेगा तब क्या बन जाएगा, संयुक्त अक्षर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। ऑप्शन ए अड़ा, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी धा और ऑप्शन डी दा। तो इसमें आपका कौन सा व्यंजन जो है नासिका से उच्चारित होता है। तो जो आपके वर्गीय व्यंजन का जो पांचवा अक्षर होता है वो क्या होता है, उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, आपको वीडियो में पढ़ाए उच्चारण स्थान, जिसका मैं सूत्र बताया था। तो जो वर्गीय व्यंजन का पांचवा अक्षर है उसे हम नासिका व्यंजन भी कहते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण की किस अवस्था से है। यह करेला कड़वा है। तो यह करेला क्या है, कड़वा है। तो इसका कौन सा अवस्था हो जाएगा, इसको हम देखते हैं। उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था या अधिकावस्था। तो इसमें हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा जिसमें किसी विशेषण के गुण या दोष की तुलना दूसरी वस्तुओं से नहीं की जा सकती है। तो किसी जो विशेषण की तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका मूला अवस्था हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तो आप लोग जानते ही हैं तुलसीदास द्वारा जो रचित महाकाव्य कौन सा है, रामचंद्रिका है, ऑप्शन बी रामचरितमानस है, तीसरा अखरावट है और चौथा चंद्रसार है। तो तुलसीदास जी द्वारा कौन सा लिखा गया है, ऑप्शन बी रामचरितमानस। और जो रामचंद्रिका जो है किसके द्वारा लिखा गया है, केशव दास द्वारा लिखा गया है। और आपके एग्जाम में अखरावट के बारे में पूछता है कि अखरावट किसकी लेखक, मतलब किसकी जो रचना है, तो किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रंगभूमि। रंगभूमि किसकी रचना है, रंगभूमि किसकी रचना है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो रंगभूमि जो रचना है, उपन्यास है, वो किसकी है, वो आपके प्रेमचंद जी की है। और इनकी अन्य रचनाएं के नाम भी देखते हैं कौन कौन सी है। जैसे प्रेमचंद की रचनाएं हैं, कर्मभूमि हो गई, गोदान हो गया, गबन हो गया, निर्मला हो गया और सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रय हो गया, हाँ, कायाकल्प हो गया। तो इनकी रचनाओं को, जिससे आपके एग्जाम में रचनाओं से क्वेश्चन उठते हैं, तो उसको आपको बुक के नाम कलेक्ट कर लीजिए, किस किस लेखक की क्या क्या रचनाएं हैं, उसको आप लिख लीजिए। किस लेखक का एग्जाम में आप क्या आ जा सकता है ये पता नहीं, तो इसलिए सभी लेखक का कुछ कुछ जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो आगे देखते हैं दोस्तों, फिर देखिए इसमें में से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। परिमल है, ऑप्शन बी निर्जा है, निर्जा सॉरी शायद महादेवी वर्मा की है, ये तो होगा ही नहीं। फिर आगे देखते हैं,
कामायनी, कामायनी इन्हीं की रचना है। तो अनामिका, तो अब जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं। इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, कामायनी आपकी सही हो जाएगी। और जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे झरना हो गई, आंसू हो गए, लहर हो गए, प्रेम पथिक हो गए, कनक कुसुम हो गए, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और जो अनामिका और परिमल हैं वो किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो मैं नीरजा ही बता दिया, नीरजा किसकी हो गई, नीरजा जो है महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, आप लोग संधि विच्छेद आसानी से कर दीजिए, जिसका शुद्ध उच्चारण हो वही आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें जैसे धर्मात्मा दिया गया, धर्म प्लस आत्मा, ये तो होगा नहीं, धर्म प्लस आत्मा, ऑप्शन ये निगलेक्ट हो गया। धर्मा प्लस तमा, ये भी नहीं होगा। फिर धर्मा प्लस तमा, ये भी नहीं होगा। इसमें आपका शुद्ध वाक्य का हो रहा है धर्म प्लस आत्मा, तो धर्मात्मा का क्या हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। इसमें कौशल का क्या हो जाएगा, कौशल का ऑप्शन ये दक्षता, नीड या ज्योत्सना या चपल। तो कौशल, कौशल क्या होता है, कौशल आप लोग जानते हैं कि दक्षता को ही कौशल कहते हैं, समान अर्थ होगा इसका। आपके सही समान अर्थ वाला पूछा गया है तो कौशल की दक्षता हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। सॉरी डबल कुछ आ गया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, दक्षता हो जाएगा। इसमें आपका दक्षता सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही विकल्प है। तो इसमें देखिए अवगुण शब्द में डैश उपसर्ग है, तो कौन सा है, गुण है या आ है या अव है या ड़ा है। तो उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। तो इसमें आप इसका संधि विच्छेद करिए, जैसे औ प्लस गुण, औ गुण होगा, तो आपका कौन सा उपसर्ग होगा, जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय करते हैं। तो औ आपका उपसर्ग हो, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए जिसमें एक शब्द दिए गए हैं, शब्द का सही तद्भव रूप। तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत के समान उसे तत्सम बोलते हैं। और तद्भव क्या होता है, जिसका भाव बिगड़ा हो उसे तद्भव बोलते हैं। तो ग्राम शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, तत्सम, जो तत्सम बोलते हैं उसे तत्सम, उसे संस्कृत के समान होता है, जो संस्कृत में लिखा होता है उसे तत्सम बोलते हैं, जो उसका भाव बिगड़ा होता है उसे हम तद्भव बोलते हैं। तो ग्राम का क्या हो जाएगा, शहर होगा ही नहीं, सड़क होगा ही नहीं, खेत होगा ही नहीं, तो आपका ऑप्शन तद्भव क्या हो जाएगा, ग्राम का गांव हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। और इसमें प्रत्यय से नहीं बना है, तो इसमें लालिमा, तो इसमें जो लालिमा है इसमें आ की प्रत्यय लग गया है। जैसे शक्ति प्लस मान, तो इसमें मान का प्रत्यय लग गया है। फिर यहाँ टुकड़ी, तो यहाँ ई का प्रत्यय लग गया। किसमें प्रत्यय नहीं लगा, तो इसमें आपका सफल है। सफल क्या है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा। ये इसमें क्या है, उपसर्ग लगा। फल के आगे सा लग गया तो ये इसके आगे उपसर्ग होगा। तो इसमें किसमें प्रत्यय नहीं लगा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सफल में कोई सा प्रत्यय नहीं लगा है। फिर आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। तो सुयुक्ति, सुधन उक्ति, तो सुयुक्ति हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या होता है, क्या बनता है, बड़ा ऊ बन जाएगा। ये आपको संधि विच्छेद में पढ़े होंगे। तो इसमें साधन उक्ति दिया है, ये भी नहीं होगा। सुधन टी दिया है, ये भी नहीं होगा। फिर साधन टी दिया, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सु। इसके पीछे का शब्द जो सापा छोटा अंत लगा है ये हो जाएगा। फिर पीछे का शब्द आगे का और इसके पीछे का, तो ऊ मिलाकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ बन गया। तो इसका क्या हो जाएगा, सुक्ति। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन ये। संविच्छेद करना आसान हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपकी संविच्छेद अच्छे से तैयार हो जाएगा, अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्मेंस करेंगे। तो आज दोस्तों, आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसका क्या है, विपरीतार्थक शब्द देखिए, विपरीत शब्द देखिए। बंधन का विपरीत क्या हो जाएगा, बंधन का विपरीत बांधना होगा नहीं, रिश्ता होगा नहीं, छोड़ना होगा ही नहीं। तो इसका बांधना क्या क्या हो जाएगा, मुक्ति। तो आज दोस्तों, आज का आपका हिंदी का प्रैक्टिस हो यही समाप्त हुआ। फिर आगे हम अगला प्रैक्टिस कर लेंगे और थोड़ा बहुत तैयारी भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब क्या है, आप प्रिपरेशन भी करिए, आपसे इससे आपको गेस हो जाएगा कि हिंदी में किस तरह क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे उनकी भी पढ़ाई अच्छी हो। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।